हेलो गाइज, वेलकम टू यार स्टडी पैन चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शार्क। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर शार्क क्या है, शार्क का उद्देश्य क्या है, इसकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, इसकी भूमिका क्या है और भारत के लिए शार्क का महत्व क्या है। और फ्रेंड्स, हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर शार्क किन किन कारणों से एक अप्रभावी संगठन है। और वीडियो के लास्ट में हम आपको एक मैप के जरिए शार्क के बारे में समझाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक जुड़े रहे ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो पाए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हुए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि आखिर शार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, शार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, शार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन कहते हैं और इसको शॉर्ट में दक्षेस कहते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, शार्क को दक्षेस कहा जाता है, दक्षेस यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन, और इसको इंग्लिश में साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन कहा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर शार्क क्या है। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, शार्क एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें दक्षिण एशियाई राष्ट्र शामिल हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में शार्क घोषणा पत्र के हस्ताक्षर के साथ हुआ। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, शार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में शार्क घोषणा पत्र के हस्ताक्षर के साथ हुआ। इस संबंध में प्रथम विचार सदस्य देशों के द्वारा सन 1980 में रखी गई और इसकी पहली वार्ता सन 1981 में श्रीलंका के कोलंबो में हुई, जिसमें संस्थापक देशों ने मुलाकात की थी। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि शार्क की पहली वार्ता 1981 में श्रीलंका के कोलंबो में हुई, जिसमें संस्थापक देशों ने मुलाकात की थी, और उसके बाद 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश के ढाका में शार्क घोषणा पत्र के हस्ताक्षर के साथ शार्क की स्थापना की गई। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बताते हैं आपको कि शार्क का सचिवालय कहाँ है। तो शार्क का सचिवालय है काठमांडू, जो कि नेपाल में है। इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, शार्क के 8 सदस्य देश हैं और वो कौन कौन से हैं। तो ये हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। फ्रेंड्स, आप इनके सदस्य देश को अच्छे तरह से याद रखना चाहते हैं तो आपको 2 वर्ड याद करने होंगे। पहला तो है MBBS और दूसरा है पेन। MBBS पेन। MBBS पेन से हमें ये पता चलता है कि M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, A से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। तो इस तरह से आप इसके सदस्य देशों के नाम याद कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि MBBS पेन। MBBS पेन मतलब कि M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, A से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया और N से नेपाल। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज के बारे में। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, शार्क के ऑब्जर्वर कंट्रीज 9 हैं और वो है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, चीन, मॉरिशस, यूरोपीय संघ, म्यांमार, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वर कंट्रीज उसको कहा जाता है जो कि सिर्फ बैठ करके ये सुन सकते हैं कि आखिर शार्क में क्या हो रहा है और उसमें क्या क्या टॉपिक्स को रखी जा रही है। इनको कोई वोट देने का अधिकार और इनको कोई अधिकार नहीं होता है सिवाय सुनने के। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं कि आखिर आप शार्क के बारे में इतनी सब बातें कैसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं शार्क से ही लिंक करके शार्क के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसे देखिए, क से शार्क में से क निकाल लीजिए, क से काठमांडू, अर्थात शार्क का सचिवालय कहाँ है तो काठमांडू। शार्क के क से आप 8 निकाल लीजिए। तो इसे आपको ध्यान रखना है कि शार्क के 8 सदस्य देश हैं और आपको MBBS पेन से शार्क के सदस्यों का नाम भी याद रखना है। और शार्क के इससे 8 निकलता है तो इससे ये भी हम लोग को पता चलता है कि इसकी स्थापना 8 दिसंबर को हुई थी। और शार्क के 8 और S से 5 निकाल लेने पे हमें ये पता चलता है कि शार्क की स्थापना सन 1985 में की गई थी।
इस तरह से आप सार्क के बारे में इंपॉर्टेंट बातें याद रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं सार्क का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स आपको सार्क से ही याद रखना है कि सार्क का उद्देश्य है क से कल्याण को बढ़ावा देना। सार्क में से जो आ है उससे आपको ये याद रखना है कि आर्थिक विकास में वृद्धि करना सार्क का उद्देश्य है। सार्क के साथ से आपको याद रखना है कि सामाजिक प्रगति। सार्क के साथ से आपको ये याद रखना है सांस्कृतिक विकास। और सार्क के सौ से आपको ये याद रखना है साझा हित अर्थात समान हित। तो चलिए अब हम आपको इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। सार्क का उद्देश्य यह है कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूत करना, समान हित अर्थात साझा हित के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में स्वयं के बीच सहयोग को मजबूत करना, दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, क्षेत्र में आर्थिक विकास में वृद्धि करना, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में भी वृद्धि करना, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देना और अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग को मजबूत करना। आई होप आपको ये सभी बातें समझ में आ रही हो। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि सार्क का महत्व क्या है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सार्क में विश्व का 21% जनसंख्या, 3% क्षेत्र और वैश्विक अर्थव्यवस्था का 3.8% शामिल है। यह विश्व का घनी आबादी वाला क्षेत्र है जिसके सामान्य परंपरा, पहनावा, भोजन, संस्कृति और राजनीतिक पहलू हैं। यह उनके कार्यों का समन्वय करते हैं। सार्क देशों में गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण, औद्योगिक और खराब सामाजिक आर्थिक स्थिति जैसी सामान्य समस्याएं और मुद्दे हैं। इससे जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास सार्क करता है, जिससे विकास और विकास के सामान्य क्षेत्रों का निर्माण होता है। तो फ्रेंड्स आपको ये सभी बातें याद रखनी है कि सार्क की भूमिका क्या क्या है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको बताते हैं कि सार्क की उपलब्धियां क्या क्या हैं। तो सार्क की पहली उपलब्धि है मुक्त व्यापार क्षेत्र अर्थात FTA। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इससे आंतरिक व्यापार को बढ़ावा मिलता है और कुछ राज्यों के आंतरिक व्यापार के अंतर को काफ़ी कम करने में सहायता होती है। और दूसरी उपलब्धि है साप्ता। साप्ता का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। अर्थात फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, साप्ता एक 1995 में दक्षिण एशिया अधिमान्य व्यापार समझौता के रूप में लागू हुआ। और तीसरा उपलब्धि है साफ्ता। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, साफ्ता का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि यह समझौता माल तक सीमित है। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं आखिर सार्क की भूमिका क्या क्या है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने हेतु इसकी क्षमता को पहचानना, इसके माध्यम से दक्षिण एशिया के विकास एवं संपर्क में वृद्धि, चीनी निवेश और ऋणों को सार्क के देशों के द्वारा शुल्क विरोध कर व्यापार हेतु विकल्प एवं श्रम हेतु विकल्प के रूप में मंच प्रदान करता है। सार्क दक्षिण एशियाई देशों का प्रतिनिधित्व करता है जो सामान्य सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक संबंधों को परिभाषित करता है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सार्क दक्षिण एशियाई देशों का प्रतिनिधित्व करता है जो कि सामान्य सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक संबंधों को परिभाषित करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता दें कि भारत के लिए सार्क का क्या महत्व है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, भारत के लिए सार्क का महत्व ये है, पहला तो है भूस्थैतिक महत्व। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, भारत आर्थिक सहयोग एवं विकास प्रक्रिया में अन्य देशों के साथ मिलकर चीन का मुकाबला करता है। दूसरा है प्रथम पड़ोसी अर्थात देश के तत्कालिक पड़ोसियों के लिए प्रधानता भारत को सार्क से मिलता है। तीसरा है वैश्विक नेतृत्व की भूमिका। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सार्क भारत को नेतृत्व प्रदान करने हेतु मंच प्रदान करता है। और चौथा है भारत के पूर्वोत्तर नीति के लिए गेम चेंजर।
फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है, भारत की पूर्वोत्तर नीति के लिए गेम चेंजर का काम करता है सार्क। भारत के लिए आर्थिक एकीकरण और समृद्धि हेतु दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ दक्षिण एशियाई देशों के अर्थव्यवस्था को जोड़कर सहायता प्रदान करता है। और पांचवा है क्षेत्रीय स्थिरता। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सार्क आपसी विश्वास और शांति में सहायता करता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बताते हैं निम्नलिखित कारणों से सार्क एक अप्रभावी संगठन है। फ्रेंड्स अब हम आपको बताने वाले हैं कि सार्क की कौन कौन सी कमियां हैं, अर्थात किन किन कारणों से यह एक अप्रभावी संगठन है। तो पहला तो है भौगोलिक। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखनी है, सार्क समान आकार वाले देशों का संगठन नहीं है, जिसमें भारत सार्क क्षेत्र और आबादी का अकेले 70% से अधिक का गठन करती है। सभी सार्क देश केवल भारत के साथ सीमाएं साझा करती हैं और एक दूसरे का साथ नहीं करती हैं सीमाएं साझा। इस वजह से भी यह एक अप्रभावी संगठन है। दूसरा है आर्थिक। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, सार्क में जो देश शामिल हैं, इन देशों के बीच आर्थिक असमानता प्रभावी आर्थिक सहयोग को बाधित करता है। अन्य सार्क देश भारत के साथ प्रतिस्पर्धा को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, इसलिए आर्थिक स्थिति भी एक सार्क को अप्रभावी संगठन बनाने का कारण है। नेक्स्ट है राजनीतिक। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद झगड़े का कारण है, जिस हेतु द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए सार्क का मंच के रूप में उपयोग होता है। और सार्क को अप्रभावी बनाने का कारण ये भी है कि कई देशों में सैन्य तख्तापलट, राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन आदि। और फ्रेंड्स आपको ये भी ध्यान रखना है, उसके कारण और भी है। सहयोग के व्यापक क्षेत्रों के कारण ऊर्जा और संसाधनों का विस्तार नहीं हो पाता है और सत्ता बिल्कुल ही सीमित है। और फ्रेंड्स इसका एक और कारण है कि समय समय से बैठक नहीं होना, जैसे कि जब 19वां सार्क शिखर सम्मेलन जो कि 2016 में इस्लामाबाद में आयोजित किया जाना था, सदस्य राज्यों द्वारा इसका बहिष्कार किया गया। भारत ने सीमा पार आतंकवाद के आरोप पर पाकिस्तान में आयोजित शिखर सम्मेलन का बहिष्कार किया। बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका ने शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने के लिए भारत का अनुसरण किया और नेपाल केवल एकमात्र देश था जिसने सार्क शिखर सम्मेलन 2016 का बहिष्कार नहीं किया। नेपाल सार्क शिखर सम्मेलन का बहिष्कार नहीं कर सकता था क्योंकि नेपाल 2016 सम्मेलन का अध्यक्ष था। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको एक मैप के जरिए बताते हैं सार्क के बारे में। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखनी है, इंडिया के जितने भी पड़ोसी देश हैं वह सार्क के सदस्य हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो ये पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, फिर यहाँ पे आता है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। ये सभी 8 देश सार्क के सदस्य हैं। और फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि नेपाल का जो काठमांडू यहाँ पे स्थित है, वहाँ पे सार्क का हेडक्वार्टर है। और बांग्लादेश में जो ढाका स्थित है यहाँ पे, वहाँ पे 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। और फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि सार्क में 21% पूरे विश्व का जनसंख्या स्थित है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सार्क में 3% विश्व का 3% क्षेत्र स्थित है और सार्क 3.8% वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में आपको सार्क के बारे में पूरी विस्तार से बताया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।